हेलो स्टूडेंट, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें हमें क्या दिया है। एक बॉडी दी है जिसका मास है 2 kg और हमें ढूंढना है इम्पल्स। इम्पल्स ढूंढना है कौन से टाइम पर, तो t बराबर 4 सेकंड पर हमें इम्पल्स ढूंढना है। ओके, तो उस इम्पल्स बराबर क्या होता है, तो हमें पता है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो पहले हम देखेंगे कि पहले मोमेंटम p1 कितना है। तो आप देखो यहाँ पर हम ये इनिशियल मोमेंटम है P1 और उसके बाद ये वाला जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम है P2। ओके, तो ये जो मोमेंटम P1 कितना होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू, हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास वेलोसिटी बराबर हमें पता है x डिवाइडेड बाय t। तो x और t टाइम हम यहां से ले लेंगे, x डिवाइडेड बाय t। तो मास कितना है हमारे पास 2 kg और x कितना है, तो आप देखो 3 है और टाइम है 4। अगर इसको ये हमें मिलेगा वैल्यू 3/2 kg मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमें मोमेंटम मिला, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, देखो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, तो वहां पर v बराबर 0 हो जाएगा। v2 बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मास इंटू वेलोसिटी जो मोमेंटम बनता है, तो मास इंटू वेलोसिटी बराबर मास वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, जो v2 हमने लिखा है, v है जो फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये हो गया 0, तो P2 हमारे पास है 0। ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर P2 बराबर 0 माइनस 3/2। तो हमें आंसर मिलेगा इम्पल्स बराबर -3/2 kg मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम मिला किसका, ये बॉडी का। ओके, 2 kg की जो बॉडी है उसका चेंज इन मोमेंटम हमने ढूंढा -3/2। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा है थर्ड एंड फर्स्ट लॉ हम डिराइव कर सकते हैं सेकंड लॉ से। ओके, सेकंड लॉ जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो यूज करके अब थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ, ओके, वो दोनों आप डिराइव कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 28 में which of the following statement is not true regarding the Newton's third law of motion? न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स लगाती है। ओके, और वो जो फोर्स होता है वो बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। ओके, तो यहां से हम अगर देखें बी जो ऑप्शन है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट हमें ऑप्शन में दिए हैं उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो फर्स्ट हम देखेंगे टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सही है, ये ऑप्शन सही है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वही डेफिनेशन ये लिखी है। सेकंड हम ऑप्शन देखेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी। देखो ये गलत ऑप्शन है जो हमें पूछा गया है। ओके, तो हमें पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है वो सेम बॉडी पर नहीं होता है। कैसे, देखो ये फ्लोर है मान लो, अब ये फ्लोर पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है और ये जो ऑब्जेक्ट है
वो फ्लोर पर फोर्स लगाता है, फ्लोर पर फोर्स लगाता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं एक्शन। ओके, तो ये जो एक्शन है वो किस पर लग रहा है? फ्लोर पर। ओके, और फ्लोर रिएक्ट करेगी, वो ऑपोजिट फोर्स लगाएगी किस पर? ब्लॉक पर। तो वो होता है रिएक्शन। क्लियर? तो एक्शन किस पर है? फ्लोर पर, और रिएक्शन किस पर है? ब्लॉक पर। तो ये दो जो है एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पर नहीं है, दो अलग अलग बॉडी पर है। ओके, तो हमारा पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। 29 में स्टूडेंट हम देखेंगे, द ड्राइवर ऑफ अ कार सडनली सी अ ब्रॉड वॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, ही शुड। यहाँ पर ये, और ऑप्शन भी हमें दिया है कि वो ब्रेक शार्पली ब्रेक लगाएगा, टर्न करेगा शार्पली, या दोनों ही करेगा, या दोनों में से एक भी नहीं करेगा। ये हमें ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा वो उसके लिए सूटेबल है, क्या वो करेगा। तो यहाँ पर मान लो ये वॉल है, और ये जो वॉल है उस पर सामने से एक कार है, और ये कार यहां से या तो क्या करेगी, दो ऑप्शन है उसके पास, या तो सीधी जाएगी, उसका मतलब कि वो ब्रेक लगाएगा, या तो ये ऐसे टर्न ले लेगा, यहां से ऐसे टर्न ले लेगा। ओके कार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन देखते हैं कि ब्रेक लगाते हैं, कार को हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी कंडीशन देखेंगे, और टर्न शार्प लेते हैं उसके लिए हम कंडीशन देखेंगे। पहले हम कंडीशन लेते हैं ब्रेक वाला, ब्रेक शार्पली। देखो यहाँ पर ब्रेक लगाएगा तो ये कार के पास पहले कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। वो ब्रेक लगा के वो क्या करना चाहता है? वॉल यहाँ पर आके वो कार को रोक देना चाहता है ना, वॉल से टकराना नहीं चाहता है। तो इनिशियल उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो K1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? K2। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितनी हुई? डेल्टा K, और वो किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर। ओके, हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा के का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। अब देखो कार पर हम वर्क लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और जिससे डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रिटार्डिंग, कार को रोकने वाला फोर्स है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन दे देंगे। देखो यहाँ पर हम कार को रोकना चाहते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमें की फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 लेनी पड़ेगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होगी। वैल्यू पुट करते हैं तो -1/2 mv² बराबर माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस डी आपको दे रहा है कि अगर शार्प ब्रेक लगानी है तो कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कार को रोकने के लिए। तो यहाँ पर डी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमें मिलेगा mv² डिवाइडेड बाय 2f। ओके, इतना डिस्टेंस चाहिए जिससे हम कार को रोक पाए। कहां तक पहुंचते पहुंचते रोक पाए हम? वॉल तक। ओके, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम टर्न शार्प लेंगे। ओके, अब टर्न शार्प लेंगे तो ऐसे टर्न लेना पड़ेगा आपको। अब टर्न लेंगे तो हमें पता है कि टर्न जब लेते हैं तब जो फोर्स होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, कार पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। आर क्या है? रेडियस। शार्प देखो यहाँ पर भी हम मैंने जो फिगर बनाई है वहां पर भी हम देख सकते हैं। आपको टर्न लेना है तो वो टर्न के लिए
जो भी रेडियस रिक्वायर्ड होगी, है ना, रेडियस, क्योंकि टर्न के लिए कुछ रेडियस चाहिए, तो वो रेडियस हमें चाहिए। तो आर बराबर रेडियस, है ना, शार्प टर्न लेने के लिए, और सेफ होना चाहिए, शार्प टर्न तो लेना है और वो भी सेफ होना चाहिए कार के लिए। तो एमवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर आप दो हमारे पास अब ऑप्शन है, एक है अगर आपको शार्प टर्न लेना है तो आपको रेडियस इतना चाहिए, ओके, कार का रेडियस, ऐसे शार्प टर्न लेगा तो कार का रेडियस चाहिए इतना हमें चाहिए, या तो रोकना है कार को तो डिस्टेंस इतना चाहिए। ये दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो ये दोनों में से बड़ा है रेडियस। देखो ये जो रेडियस है mv स्क्वायर बाय एफ, उससे हाफ है डिस्टेंस, ओके। टर्न लेने के लिए जो रेडियस चाहिए इससे हाफ डिस्टेंस चाहिए कार को रोकने के लिए, ओके। तो हमारे लिए सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, वो ब्रेक मारेगा ड्राइवर। 13 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? ये जो स्टेटमेंट है सारे, वो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू न्यूटन लॉ, ओके। फर्स्ट लॉ ये है, फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच, ओके। हमें पता है क्यों, क्योंकि हाथ पर फोर्स कम लगे। देखो एफ बराबर डीपी अपॉन dt, हम देखे फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो अगर हाथ को वो पीछे करेगा तो टाइम उसको ज्यादा मिलेगा, ओके, मोमेंटम चेंज करने के लिए, ओके। तो ज्यादा टाइम लोगे तो हाथ पर फोर्स कम लगेगा, ओके। तो ये ऑप्शन सही है कि जो क्रिकेटर होता है वो जब कैच करता है तब अपने हाथ को पीछे की ओर जितना हो पाए इतना हाथ को पीछे लेता है, क्योंकि उस पर फोर्स कम लगे, क्योंकि हाथ पीछे लेंगे बॉल को पकड़ के तो टाइम ज्यादा मिलेगा, और टाइम ज्यादा मिलेगा तो फोर्स कम लगेगा। सेकंड ये है कि अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रिसीव मोर इंजरीज व्हेन ही फॉल्स ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर देन व्हेन ही फॉल्स ऑन हिप ऑफ सैंड। यहाँ पर ये लिखा है कि जो पर्सन है कुछ हाइट से गिरता है, किस पर? तो एक सीमेंट के फ्लोर पर गिरता है, और दूसरा है सैंड पर गिरता है। तो दोनों में से ज्यादा इंजरी हमें लगती है सीमेंट के फ्लोर पर, इंजरी ज्यादा लगती है, तो सही है। तो ये ऑप्शन भी सही, ऑप्शन नंबर बी। चलो सी में अगर देखें, इट इज इजियर टू पुश अ लॉन मूवर देन टू पुल इट, ओके। तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो लॉन मूवर होता है उसको हमें पुश करना इजी होता है, ये उल्टा है। देखो पुश करना इजी नहीं होता है, पुल करना, पुश की जगह पर अगर करेक्ट ऑप्शन लिखे तो पुल करना इजी होता है, ओके। हमें वही ढूंढना था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि क्यों पुल करना इजी होता है। चलो ये मान लो ये रोड है, ये फ्लोर ग्राउंड है, और ये ग्राउंड पर ये लॉन मूवर है। ये एक्सिस बना देते हैं हम, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हम अगर पुश करेंगे, देखो पुश करेंगे तो फोर्स ऐसे ये डायरेक्शन में लगेगा, ओके। और ये फोर्स के अगर हम कंपोनेंट ले तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसको हम फोर्स का कंपोनेंट, हमने ये वाला एंगल लिया तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा, क्लियर। दूसरा, ये मूवर का जो मास है कौन सी डायरेक्शन में होता है, उसका मास होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पर दो, अगर आप पुश करते हो तो वेट कितना हो जाएगा, तो देखो वेट मींस डाउन में लगने वाला फोर्स,
एक हो जाएगा mg प्लस दूसरा हो जाएगा f sin थीटा। चलो अब मूवर को हम पुल करते, फिर से हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम को। अगर हम ये एक्सिस हो गई y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गई, अगर हम पुल करेंगे तो फोर्स यहाँ पर लगेगा ऊपर वाली ए डायरेक्शन में, ओके। और अगर हम कंपोनेंट ले तो ये फोर्स है, तो फोर्स का ये है एफ कॉस थीटा एक कंपोनेंट, और दूसरा हो जाएगा फोर्स का एफ साइन थीटा, और वेट उसके डाउन में लगेगा, मूवर का वेट डाउन में होता है mg। अब देखो कि जो वेट होता है, टोटल वेट, रिजल्टेंट वेट कितना होगा, तो एक mg डाउन में, और उसको अपोज कौन कर रहा है, एफ साइन थीटा, है ना। तो ये रिजल्टेंट वेट हमें मिलेगा अगर हम उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे। और ये किसके लिए लिखा हमने, पुश के लिए लिखा। अब मुझे बताओ कि वेट किसमें ज्यादा फील होता है, तो हम पुश करेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस है mg प्लस एफ साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस है, तो ये जो मूवर का वेट है उसको इंक्रीज कर देगा, और ये जो वेट है उसको डिक्रीज कर देगा, ओरिजिनल वेट है उसको डिक्रीज करेगा। तो हमें कौन सा इजी रहेगा, पुल करना या पुश करना, तो पुल करना हमारे लिए इजी रहेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट ऑप्शन है। हमें मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना। हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें फर्स्ट लॉ से मिलती है, ओके। फर्स्ट लॉ से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स फर्स्ट लॉ से मिलती है। ये तो पहले में ए में क्या आया, एस, मेजर ऑफ फोर्स, फोर्स को F बराबर ma करके या तो F बराबर dp अपन dt करके हम मेजर करते हैं, वो हो गया सेकंड लॉ, ओके। सेकंड लॉ हमें मेजर करता है, तो बी ऑप्शन में सेकंड लॉ फोर्स को मेजर करता है। बी ऑप्शन में आएगा R। सी ऑप्शन में क्या होगा, तो सी ऑप्शन में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं, तो Q। और रिकॉलिंग ऑफ गन हमें पता है वो थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन वाला, तो ये हो जाएगा डी में ऑप्शन नंबर मींस पी। तो ये हम मैच करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, ओके। ये स्टूडेंट हमें समझना पड़ेगा 33 में, यहाँ पर हमें 1 रुपीज के कॉइन दिए हैं, 1 रुपी के कॉइन्स है हमारे पास, कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पर समझने के लिए हम पहले 10 कॉइन बना देते हैं, ये 1 2 3 4 6 8 9 और 10, ये 10 कॉइन हमने ऐसे अरेंज किए। अब हमें देखना है कि 6th कॉइन, लेकिन हमें काउंटेड कहाँ से करना है, बॉटम से। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 7 8 9 और 10 हमने बॉटम से उसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर लिखा गया। हमें ढूंढना क्या है, द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन, 6th कॉइन पर रिएक्शन ढूंढना है ना, द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7 कॉइन, ओके। तो ये 6 कॉइन 7 पर जो रिएक्शन करेगा, है ना, 6 को जो वाला कॉइन है वो हमें ढूंढना है, और वो किसके बराबर होगा, 6th कॉइन जो है वो 7 पर जो रिएक्ट करता है, इतना ही 7 कॉइन का 6 कॉइन पर एक्शन होगा। समझ में आया, तो एक्शन बराबर रिएक्शन हमें पता है, तो 7 वाला 6 पर जितना फोर्स लगाएगा इतना ही फोर्स 6 वाला 7 पर रिएक्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 वाला मीन्स यहाँ पर देखो ये वाला ऊपर से कितना 6 को, 7 वाला है वो ऊपर से 6 को कितना दबाएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि टोटल मास कितना है, तो यहाँ पर एक m
एक एम, एक एम और एक एम, है ना, इतना वो दबा, टोटल मास इतना हो गया। तो 7 वाला 6 पर एक्शन कितना करेगा? तो हमें पता है कि ये जो ऊपर वाले जो सारे हैं वो मिलके 6 पर फोर्स लगाएंगे 4 mg। क्यों 4 mg मैंने लिया? क्योंकि मास 4 है, देखो 4 मास है, ओके, 6 के ऊपर 4 मास है, इंटू जी, इतना फोर्स लगाएंगे किस पर? 6 पर, जिसको हमने बोला एक्शन। तो रिएक्शन कितना होगा? इतना ही होगा, सेम रिएक्शन 4 mg के बराबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। A cork of mass 10 gram is floating on water. The net force acting on cork is, देखो फ्लोट हो रहा है, फ्लोट का मतलब ये है कि उस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा? 0, है ना। एक कॉर्क है मान लो ये, अब इस पर ये वाटर पर फ्लोट हो रहा है, वाटर है, तो उस पर लगने वाला, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स बायन फोर्स होता है ना, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स बायन फोर्स, और नीचे उसका वेट mg, ये दो बराबर होंगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाता है? एफ नेट 0 हो जाता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम 35 में बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमें मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स ढूंढना है। तो हमें पता है F बराबर ma करके हम ढूंढ लेंगे। मास कितना है? 1, एक्सेलरेशन कितना है? 1, तो हमें आंसर मिलेगा 1 न्यूटन फोर्स हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे 36, a stream of water flowing horizontal with a speed of 15 meter per second gushes out a tube of cross sectional area। यहाँ पर हम सिचुएशन को हम ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। देखो ये मान लो ये पाइप है, ट्यूब है, मीन्स ये ट्यूब में से वाटर बाहर निकल रहा है ऐसे, और वाटर बाहर निकल के किस पर जाके टकराता है? तो यहाँ पर लिखा है टकराता है वॉल पर। तो यहाँ पर सामने एक वॉल होगी, ओके, हमें गिवन है। देखो ये जो स्पीड है, वाटर की स्पीड वो कितनी है? तो स्पीड हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकंड। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप दिख रहे हैं आपको, ये क्रॉस सेक्शनल, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए बराबर 10⁻²मीटर स्क्वायर। तो हमें ढूंढना क्या है? फोर्स ढूंढना है, फोर्स। ओके, अब हम यहाँ पर F बराबर ma फोर्स का फॉर्मूला है। ए बराबर क्या होता है? तो ए बराबर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर m वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लेंगे। चलो, अब हमें ये भी पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके बराबर होगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू ट्यूब की लेंथ। ओके, चलो ये हमें मिला। अब ये जो m को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सारे टर्म यहाँ पर ले लेंगे, तो m बराबर हो जाएगा रो ए एल हो जाएगा। अब मास की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। देखो ये यहाँ पर मास हमने जो भी ढूंढा, ये मास, वो मास को रखना है, तो हमें मिलेगा रो ए एल वी अपॉन टी। अब ये क्या है? ये लेंथ अपॉन टाइम है ना, लेंथ अपॉन टाइम। अब लेंथ अपॉन टाइम मीन्स, लेंथ मीन्स वन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा x बाई टी। तो एल अपॉन टी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ v, क्योंकि लेंथ वन टाइप ऑफ क्या है? ये लेंथ मीन्स ये लेंथ बराबर x है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, है ना, वाटर जितना भी डिस्प्लेसमेंट करेगा।
तो ये हो गया हमारा रो ए वी स्क्वायर। रो कितना है, तो रो हमें डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3, एरिया कितना है, तो एरिया यहाँ पर है 10⁻⁻2, और जो वेलोसिटी है वो 15 का स्क्वायर, वो होगा 225, जो हमें आंसर मिलेगा 2250। ओके, तो हम मैच कर लेंगे, तो ये हो गया 2.250 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है रो ए वी स्क्वायर से हमने निकाला। अब देखो ये नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वही ढूंढना है जो हमने आगे ढूंढा। ओके, और ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे जो हमने आगे एमसीक्यू किया, उसमें जो फॉर्मूला यहाँ पर लगी थी वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो एफ बराबर रो ए वी स्क्वायर, आगे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा 10⁻3, एरिया हमें कितना दिया है 10⁻⁻3, v कितना है, तो v है 25 का स्क्वायर 625। ओके, इसको अगर हम 100, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 625 न्यूटन। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है, अ रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास, रॉकेट का मास हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इनिशियल थ्रस्ट ढूंढना है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी गिवन है। थ्रस्ट का मतलब रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाने वाला फोर्स। तो ये रॉकेट है, अब ये रॉकेट को फोर्स लग रहा है अपवर्ड, वो हमें ढूंढना है। थ्रस्ट ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स रॉकेट को जो ऊपर ले जाता है। अब जो डाउन में जो फोर्स होगा उसका वेट mg, और ये दोनों को जो फोर्स है उसका नेट फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये रॉकेट के लिए अगर लिखे कि नेट फोर्स रॉकेट पर कितना है, तो एफ नेट बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ डैश माइनस एम जी, एफ डैश जो हमें ढूंढना है, और नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, एफ डैश माइनस एम जी। अब एफ डैश को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो एम ए प्लस एम जी, एम को कॉमन ले लो तो ए प्लस जी, वैल्यू पुट करेंगे, मास कितना है 2 इंटू 10⁻4, एक्सेलरेशन कितना है 5 प्लस 10, जो हो जाएगा 15, 15 इंटू 2, तो एफ डैश हमें मिलेगा 30 इंटू 10⁻4, तो ये 3 इंटू 10⁻5 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या ढूंढना है, तो वॉल पर कितना फोर्स लगता है बॉल की वजह से। तो ये मान लो ये एक वॉल है, और ये वॉल है। अब ये वॉल पर बॉल की वजह से फोर्स कितना लगेगा वो भी हम ढूंढेंगे। तो देखो ये बॉल आ रही है, बॉल यहाँ पर टकराएगी 30 डिग्री एंगल के साथ, और यहाँ पर वापस चली जाएगी, ये 30 डिग्री एंगल। अब देखो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा वॉल पर, किसकी वजह से, बॉल की वजह से। अब ये जो वॉल पर फोर्स लगेगा बॉल की वजह से, वो फोर्स किसके बराबर होगा, वॉल पर लगने वाला फोर्स ऑपोजिट टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ
बॉल का जो मोमेंटम चेंज होगा उसकी जो साइन मिलेगी इससे ऑपोजिट। ओके, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि बॉल का मोमेंटम चेंज कितना होगा। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट लेंगे, ये कंपोनेंट होगा mu cos थीटा। ओके, जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है cos, और कौन सी एक्सिस पर है, ये आई, पॉजिटिव आई का है कंपोनेंट, और यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट मिलेगा माइनस mu sin थीटा जी। थीटा का मतलब 30 है एंगल। ओके, और इनिशियल मोमेंटम हमें कितना मिला, ये मिला हमें mu cos थीटा आई माइनस mu sin थीटा जी। चलो अब P2, उसका मतलब फाइनल मोमेंटम कितना, तो फाइनल मोमेंटम हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ से हमने इनिशियल मोमेंटम लिया, यहाँ से हमें फाइनल मोमेंटम मिलेगा। कंपोनेंट लेना पड़ेगा जिसके साथ एंगल बनाया फोर्स ने, जो एक्सिस के साथ, वो हो जाएगा कॉस। तो ये हो जाएगा mu cos थीटा आई, और साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और दूसरा कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो माइनस mu साइन थीटा जी। चलो P2 फाइनल मोमेंटम हमें कितना मिला, माइनस mu cos थीटा आई माइनस ये वाला mu साइन थीटा जी। चलो हमें चेंज इन मोमेंटम ढूंढना है बॉल का, तो वो कितना मिलेगा, P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 करेंगे तो ये देखो ये P2 है माइनस mu cos थीटा आई माइनस mu साइन थीटा जी। माइनस करके P1 करेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस mu cos थीटा आई प्लस mu साइन थीटा जी। चलो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, ओनली बचेगा -2 mu cos थीटा। ये होगा चेंज इन मोमेंटम। अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हाँ, ये जो चेंज इन मोमेंटम हमें मिला वो बॉल का मिला है। किसका मिला, बॉल का। उससे ऑपोजिट किसका हो जाएगा, बॉल का। तो बॉल के लिए अगर लिखे तो +2 mu cos, एंगल अगर लिख ले थीटा की जगह पर तो 30 आई हो जाएगा। ओके, ओनली हमें मैग्नीट्यूड ही लिखना है, तो ये हो जाएगा mu cos 30। अब हमें फोर्स चाहिए, तो F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ओके, चेंज इन मोमेंटम मिला, लेकिन ये सेकंड लॉ है जहां से हमें फोर्स मिल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कितना हमने लिखा, वो लिखा 2 mu cos 30 आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, और डेल्टा टी बराबर क्या होगा, t माइनस 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा, ओनली मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 2 mu cos 30 डिवाइडेड बाय t। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो उसके बाद 40 रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg ejected gases at a constant rate of 16 kg per second with constant relative speed 11 km per second. What is the acceleration of the rocket 1 minute after the blast? जहां पर स्टूडेंट हम एक फॉर्मूला को यूज करेंगे एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए, तो A बराबर B R, हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, dm अपॉन dt डिवाइडेड बाय m माइनस t dm अपॉन dt। यहाँ पर सारी वैल्यू हमें गिवन है, और ये वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। A बराबर 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, वी आर यहाँ पर है,
dm अपॉन dt, ये dm अपॉन dt 16 वाला जो मास है वो ये कैपिटल M बराबर है 6000 kg और टाइम है 1 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, 60 सेकंड हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करोगे तो 35 आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर दो बिलियर्ड बॉल्स दिए हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। बॉल ए ऐसे जाएगा और बी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। दोनों टकरा के दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन जो इनिशियल स्पीड जो थी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, वही फाइनल वेलोसिटी स्पीड है। ओके, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल, ईच बॉल पर इम्पल्स कितना होता है वो हमें ढूंढना है। और इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। कोई एक बॉल को का आप इम्पल्स ढूंढ लो, ओके, इतना ही इम्पल्स किसका होगा, दूसरे बॉल का। तो हम ढूंढते हैं, बॉल ए को कंसीडर करते हैं और उसका इम्पल्स ढूंढते हैं, डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1। देखो बॉल ऐसे जा रही थी तो ये वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन को हम, ये वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो बॉल जब जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू पॉजिटिव mv। और जब टकरा के ये बॉल वापस आ रही है बॉल ए, क्योंकि एक ही बॉल को कंसीडर करो, इसका जितना इंपल्स मिलेगा दूसरे का सेम मिलेगा। तो P2 बराबर माइनस mv, माइनस क्यों लिया, क्योंकि टकराने के बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। ओके, तो वैल्यू हम पुट करेंगे तो माइनस mv ये हो गया -2mv। ओके, तो -2 मास कितना है, 50 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लो, वेलोसिटी कितनी है 5, तो ये हो जाएगा -500, है ना, ये 500 इंटू 10⁻³ तो ये -0.5 kg मीटर पर सेकंड। ओके, ये वैल्यू, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, +0.5 kg मीटर पर सेकंड। तो दोनों का इंपल्स इतना चेंज होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। 42 हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें यहाँ से ढूंढना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो इसमें से हम देखेंगे, हाँ, ये जो डी ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि द ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते, एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला के हिसाब से डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मोमेंटम ज्यादा चेंज करना है, ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम ज्यादा चेंज करना चाहते हो और गिवन टाइम फिक्स होगा, ओके, कोई टाइम फिक्स आपको गिवन है, तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ये तो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ से डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। ओके, अगर ज्यादा मोमेंटम, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए ज्यादा मोमेंटम चेंज करना चाहते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारा ये यहाँ पर लेजर जो लिखा है वो गलत लिखा है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो ये ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये एमसीक्यू में आएगा। 43 में यहां पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि मान लो ये एक गन है और गन में एक बुलेट है, इनिशियल
सिचुएशन है। उसके बाद गन में से बुलेट को अगर फायर कर दे हम, ये गन में से बुलेट को अगर हम फायर कर दे, ओके, यहाँ पर मैंने ये गन बनाई है और इसमें बुलेट बनाई है, ये गन है और ये बुलेट, तो ये इनिशियल सिचुएशन हो गई। तो ये इनिशियल मोमेंटम ये सिस्टम का होगा और ये फाइनल मोमेंटम। ओके, और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम बोलता है कि ये दो बराबर होगी, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम किसका, गन का, तो हम लिखेंगे मास ऑफ गन। यहाँ पर भी मास ऑफ गन हो जाएगा क्योंकि मास तो थोड़ी ना चेंज होगा। मास ऑफ बुलेट, जो सेल का मतलब बुलेट की बात होगी, यहाँ पर भी मास ऑफ बुलेट। पहले दोनों रेस्ट में थे तो वेलोसिटी ऑफ गन 0, क्योंकि रेस्ट में थे दोनों, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी 0, सेल का भी वेलोसिटी क्या है 0, लेकिन इसका 0 नहीं होगा। फाइनली हम देखें तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी होगी vg डैश और बुलेट की भी होगी। ओके, तो हम अगर यूज करें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, तो ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम बराबर ये सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होता है। चलो, ये सिस्टम में इनिशियली कौन आ जाता है, तो vg mg प्लस बुलेट के लिए मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर ये इनिशियल मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। चलो, ये तो ये 0 है, ये वाला 0 है, ये भी 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो गया। vg डैश प्लस mb vb डैश, हमें ढूंढना क्या है, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, हम ढूंढना चाहते vg डैश। तो vg डैश को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो माइनस mb vb डैश, ओके, डिवाइडेड बाय mg, सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो माइनस मास ऑफ बुलेट कितना है 200 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर दो। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 80 डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन 100, तो ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये 160 माइनस 160 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हमें मिलेगा सेंटीमीटर में अगर हम लिखना चाहे इसको तो ये मीटर में हमें आंसर मिला, तो 16 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में ये, इसको हम सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहे तो ये -16 सेंटीमीटर होगा। ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन में, हाँ, हमें ओनली अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले आपको जो आंसर मिला वो मीटर में मिल रहा है अब यहाँ पर, और उसमें से आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। फोर्टी 44 में यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, तो यहाँ पर एक क्लिफ, यहां से मान लो ये क्लिफ है, यहां से एक बॉल है, बॉल को गन से फायर किया जाता है ना, ये बॉल, ये गन है पीछे, ये मीन्स ये गन और बॉल का सिस्टम। अब ये बॉल ऐसे नीचे आएगी और यहाँ पर आके नीचे गिर जाएगी। ठीक, तो ये देखो इनिशियल मोमेंटम हमने आगे देखा, वही इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, दोनों का है ना, जो इनिशियल मोमेंटम है 0 हो जाएगा। चलो, फाइनल मोमेंटम में हम लिखेंगे मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस डैश लिखना है तो डैश लिख लेते हैं, मास ऑफ बॉल वेलोसिटी ऑफ बॉल। ओके, ये इनिशियल तो दोनों 0 थे, वेलोसिटी दोनों की 0 थी, बॉल और गन की, और फाइनल हमें मिलेगी
यहां से हम क्या करना चाहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो हम ये वीजी डैश ढूंढना चाहते हैं, जैसे आगे हमने किया वही सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। वीजी डैश बराबर माइनस एम बी वीबी डैश डिवाइडेड बाय एम जी। ओके, तो यहाँ पर सारी वैल्यू है हमारे पास, लेकिन ये जो वीपी डैश है, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फायर, वो हमारे पास नहीं है, तो वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। इसके लिए हम यूज करेंगे x बराबर x नॉट, इसका मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, सॉरी उसका डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन 0 थी, और वो कितना आगे आया, तो वो आ गया 400 मीटर आ गया, यहाँ पर गिवन है देखो 400 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट बराबर x नॉट प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी बॉल की, जिसको हमने यहाँ पर वीबी डैश लिखा है, इनटू t। चलो हमें यहाँ पर ये x बराबर ये तो 0 है, प्लस वीबी डैश इंटू टी, यहाँ पर वीबी डैश को ढूंढना पड़ेगा, तो वीबी डैश बराबर हमें मिलेगा x अपॉन टी, लेकिन यहाँ पर x है 400 लेकिन t नहीं है, तो t को हम ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, देखो जब बॉल ऊपर से जितनी नीचे बॉल आई, उसके लिए जितना टाइम लगा, इतना ही टाइम बॉल को हॉरिजॉन्टल मूव होने के लिए लगा, है ना। तो ये दो टाइम सेम है, ऊपर से नीचे आया वही टाइम, कितना हॉरिजॉन्टल वो डिस्प्लेसमेंट करेगा बॉल। तो हम ये जो सिचुएशन है, ऊपर से नीचे आने के लिए जो बॉल को टाइम लगेगा, वही टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो दोनों के लिए टाइम सेम है। तो हम ऊपर वाले जो ये डेटा गिवन है कि ये कितनी हाइट है, तो 500 मीटर हाइट है, वो यूज करके हम ढूंढ सकते हैं। देखो ऊपर से नीचे आएगा, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट y लिख लेता हूँ, y बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। इनिशियली ये रेस्ट में था बॉल, इसीलिए y बराबर 0 हो गया, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी को सब्जेक्ट बनाओ तो 2y डिवाइडेड बाय जी अंडर रूट ऑफ बराबर टी। चलो हमारे पास y है कितना है 500, डिवाइडेड बाय जी कितना है 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1000/10 100, तो ये हमें मिलेगा 10 सेकंड। ओके, तो ये 10 सेकंड को यूज ऊपर से मींस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टाइम लगेगा, वही टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए लगेगा। तो वहां से हमने टाइम को ढूंढ लिया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 400 गिवन है, 400 मीटर, और ये टाइम है वो 10 है, तो ये कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। ये हमें आंसर मिला 40 मीटर पर सेकंड। इस सारी वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर लेंगे कि मास ऑफ बुलेट कितना है। मास ऑफ बुलेट है, सॉरी बुलेट नहीं, यहाँ पर बॉल है, 1 बॉल की बात हो रही है यहाँ पर, 1 मास है बॉल का, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना, वी बी डैश कितना ढूंढा हमने 40, डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, कितना है मास ऑफ गन 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड हमें मिलेगा रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, जो हमें पूछा गया है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो 0.4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो उसके बाद 45, देखो 45 हमने एक एक यहाँ पे एमसीक्यू किया 39, सेम एमसीक्यू है ये, तो आपको ये खुद सॉल्व करना है। उसका मैं आंसर बता देता हूँ कि उसका आंसर कितना है, तो उसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। एक बार ये खुद से ट्राई करना, सॉल्व करना, उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है ये क्वेश्चन, तो इसमें से देख के आपको करना है। ओके, थैंक यू।